सर्वाइकल कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर। 9 to 14 एज की लड़कियों को क्यों लिया वैक्सीन के लिए? इसलिए लिया जा रहा है 9 to 14 की इसकी रिकमेंडेड एज है। इसकी क्या अलामात हैं, वजूहात क्या हैं, ये किस चीज़ का कैंसर है, उसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती हैं? मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये देना चाहूँगी मैसेज लोगों को। Assalamu alaikum, welcome to Health Affairs with your host Arooj Beg, where we break the myths, rumors and misconceptions. Our only purpose is to promote the prevention and healthy lifestyle. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में हेल्थ सीक्रेट्स और अवेयरनेस को जो है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आप उसको लेकर के अपनी सेहत के हवाले से दुरुस्त डायरेक्शन में रहनुमाई हासिल कर सकें। वो जो एक प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, हम उसको एक अमली शक्ल में पेश कर रहे हैं। इसी तरह से आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है सर्वाइकल कैंसर। इसकी क्या अलामात हैं, वजूहात क्या हैं, ये किस चीज़ का कैंसर है, उसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती हैं, इसको जानने के लिए हमने आज सीनियर तजर्बाकार प्रोफेसर डॉक्टर आलिया बशीर को मदऊ किया है। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैम, जैसे कि हमने आज बहुत क्रूशियल टॉपिक को डिस्कस करना है, सर्वाइकल कैंसर, जो कि कुछ अर्से से बहुत ज़ेरे बहस आ रहा है। तो मैम सबसे पहले हमें ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर जो है ये किस चीज़ का कैंसर है? सर्वाइकल कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, और ये बच्चादानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सर्विक्स कहते हैं उसका कैंसर है। ठीक है। और इसका प्रेवलेंस क्वाइट हाई है इस वक्त, इसलिए कि इसकी दुनिया में हर जगह एक प्रिवेंशन की टेक्निक मौजूद है, उसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और हर जगह लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये अब तक नहीं थी, लेकिन अब इस महीने से जो कि सितंबर का महीना है, इसमें गवर्नमेंट इसको हर अदारे में लॉन्च कर रही है 9 से 14 ईयर्स की फीमेल्स के लिए। राइट। और ये कैंसर बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से बेसिकली हो रहा होता है, और ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसलिए ये उन बच्चियों में जो कि अभी मैरिड नहीं होती उसमें इसका चांस बहुत कम है, लेकिन वो औरतें जो कि मैरिड हो जाती हैं या बच्चियाँ मैरिड हो जाती हैं उसमें इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए उन बच्चियों को जो शादीशुदा हो जाती हैं उनको हमें इसको मुस्तकिल बुनियादों पे उनको स्क्रीन करना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम जनरल पॉपुलेशंस में से वो पेशेंट्स जिनके ऊपर थोड़ा हाई रिस्क हो या जिनके अंदर डिजीज़ होने का चांस हो, हम उनको पिक कर लें और उनको प्रॉपर टाइम पे उनको ट्रीट कर लें, सो दैट कि ये डिजीज़ आगे जाके ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे और उन लोगों के लिए मसला ना बने। इसकी वजूहात क्या है और हाउ कॉमन काज? इसकी वजूहत मैंने जैसे बताया, बहुत सबसे कॉमन कॉज जो है ना वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो कि एक वायरस मौजूद है और ये सेक्शुअली कांटेक्ट के बाद ज़्यादा आता है और उसी की वजह से ज़्यादातर इसके केसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और केसेस भी कॉजेज़ भी हैं, लाइक जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो किसी वजह से पहले ही बीमार हैं या किसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, उनमें हो सकता है। अर्ली सेक्शुअल कॉन्टैक्ट उसके साथ हो सकता है, जिनके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं उसकी वजह से हो सकता है, कोई पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन सब में जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल उसका कॉज है जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। जब किसी लड़की को ये कैंसर होता है तो उसकी बॉडी में कौन सी अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं कि वो खुद आइडेंटिफाई कर सके कि आई एम गेटिंग प्रे ऑफ दिस कैंसर? एक्चुअली जो सर्वाइकल कैंसर्स हैं, जब ये कैंसर कोई भी, इसकी जो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं ना वो अगर प्रॉपर किए जाए ना तो इसको वक्त से पहले पता चल सकता है। अदरवाइज सम टाइम इसका आइडेंटिफिकेशन बाय द पेशेंट जो है ना वो डिले हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अलार्म हो जाना चाहिए और पेशेंट को फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। लाइक अगर कोई उसको बहुत ज़्यादा विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है उसको, या मियाँ से ताल्लुक़ के बाद उसको ब्लड मिक्स स्टेन लग रहा है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी 2 पीरियड्स जो उनके रेगुलर आ रहे हैं उसके दरमियान भी उन्हें बार बार स्पॉटिंग हो रही है, या फिर उन्हें कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, ये सारी वो अर्ली अलामात हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जाके डॉक्टर के पास मुआयना ज़रूर कराना चाहिए। और मैं सारे डॉक्टर्स को भी, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं स्पेशली, उनको मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई शादीशुदा खातून आपके पास आती हैं और किसी की इस किस्म की अलामात के साथ आती हैं तो वो उन्हें स्पेकुलम डाल के अंदर एग्ज़ामिन ज़रूर करें, उनका चेक ज़रूर करें, ताकि चीज़ को वक्त के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे दी जा सके।
सो बच्चियों को, और ख़ासतौर पे अगर ये खुदा न खास्ता एडवांस हो जाए तो फिर ऑब्वियसली आपके अंदर जैसे भूख ना लगना, वीकनेस होना, कमज़ोरी होना, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, स्पॉट्स ज़्यादा लगना, पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, ये सारे कॉजेज़ उसमें ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर इटसेल्फ जो है थोड़ा लेट पता चलता है, इसलिए इसके स्क्रीनिंग मेथड है, और स्क्रीनिंग मेथड अगर प्रॉपरली जो किए जाएं तो फिर इससे बहुत अच्छी प्रिवेंशन हो सकती है। और जो स्क्रीनिंग मेथड में हमारे पास जो मेथड्स जिन पे हम बात कर सकते हैं और जो हमारे ख्याल में हमारी सारी शादीशुदा औरतों को उस के थ्रू चलना चाहिए, उनमें एक तो ये है कि हम उनके बच्चादानी के मुंह से टेस्ट लें, और वो टेस्ट जो है वो हम उसको लेबॉर्ट्री में भेजें। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है साइटोलॉजी, जिसमें हम सिंपल टेस्ट लेते हैं, उसको या तो हम एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है जिसमें हम एक बॉटल होती है उसमें उसका वो ब्रश डाल देते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं, और दूसरा ये कि हम स्लाइड के ऊपर वो स्लाइड बनाते हैं और बना के फिर हम लैब में भेज देते हैं, और उसके ऊपर टेस्ट रिजल्ट से हमें पता चल जाता है कि ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये कोई उसमें एबनॉर्मल सेल्स थे या ये सिंपल किसी और वजह से। क्योंकि जब भी डिस्चार्ज होता है या पोस्ट मेंस्ट्रुअल या प्री मेंस्ट्रुअल या इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है, उसकी कोई एक वजह हमेशा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही है, लेकिन हमें उसको डायग्नोज करना पड़ता है। तो अगर ये सर्वाइकल साइटोलॉजी एवरी 3 years जो कि एक रिकमेंडेड तरीका है प्रिवेंशन का, वो होती रहे, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग है जिसमें हम जो सर्वाइकल सर्विक्स है, जहाँ से जो सर्वाइकल कैनाल है वहाँ से हम लेते हैं स्वैब को और उसको हम लैब में भेज देते हैं, और उसके ऊपर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट कर दें, और ये हर 5 साल के बाद है। यानी या तो हम हर 3 साल के बाद साइटोलॉजी करवाएं सेल्स, या फिर हम डायरेक्ट हर 5 साल के बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की डिटेक्शन करवा लें। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस प्रेजेंट है तो इसका हम मतलब 100% ये नहीं है कि वो कैंसर ही में डेवलप हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी ट्रीटमेंट कर लें, हम उसकी प्रिवेंशन कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन के लिए बेस्ट है, और उसके लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को फौरी तौर पे पता कर सकें, और उसका बेस्ट मेथड है स्क्रीनिंग मेथड्स, और वो हमारे यहाँ पे रेगुलर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वेस्ट में बाहर हर जगह स्क्रीनिंग्स होती हैं, और ये वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ देयर नॉर्मल रूटीन हेल्थ केयर है। तो हमारे यहाँ पे ये थोड़ा तो मैम कौन से एज ग्रुप में ये ज़्यादा मामला हो रहा है? ये मामला रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा है, तकरीबन आप इसको कह लें 35 to 49, 50 ईयर्स की एज में तकरीबन ये ज़्यादा होता है, इसलिए कि ये वो और फीमेल्स हैं जो कि शादीशुदा हो चुकी होती हैं, इसलिए उनमें जब एक दफ़ा सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक फॉर्चुनेट बात ये है कि शायद हमारे यहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पैटर्न्स नहीं है, इसलिए थोड़ा इसका प्रेवलेंस एज़ कम्पेयर टू दैट वेस्ट कम है। लेकिन ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज में, जहाँ पे शादीशुदा औरतों के अंदर 35 से 45 इस तरह की एज में ज़्यादा होगा। तो मैम सबसे पहले 9 to 14 एज की लड़कियों को क्यों लिया वैक्सीन के लिए? इसलिए लिया जा रहा है 9 to 14 की इसकी रिकमेंडेड एज है। जैसे हम अपनी बाकी वैक्सीनेशंस देते हैं, पोलियो वैक्सीन है, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है, हर चीज़ हम देते हैं, और हमारे पास एक EPI में वो उसका पूरा बना हुआ है चार्ट के। हमने ये वाली एज जो ये सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है, ये अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। देखिए, हमने प्रिवेंशन तब करनी है जब अभी वो शुरू नहीं हुआ। अब अगर एक दफ़ा जब कोई फीमेल मैरिड हो जाती है और उसके अंदर कोई वायरस वाकई आ जाता है तो फिर शायद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी अगर आप हम 9 to 14 ईयर की एज में देते हैं। तो उस वक्त ये लड़कियों को, जो कि यंगर एज की लड़कियां, उनमें दी जाए तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट ज़्यादा बेहतर है। हम तो यहाँ भी सिर्फ फीमेल्स और बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं बिटवीन 9 to 14, और गवर्नमेंट ने 2025 का सितंबर का महीना 10 से 25 तक इस टाइम के लिए मुख्तस किया है कि वो अपने स्कूल्स में हर जगह जहाँ जहाँ बच्चियाँ हैं वहाँ पे वो लोग उनके पेरेंट्स को लेटर्स लिख रहे हैं और उनसे एडवाइस कह रहे हैं, उन्हें एडवाइस दे रहे हैं कि वो आएँ और ये बच्चियों को वैक्सीनेट कराएं, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एट द मोमेंट। और मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये देना चाहूँगी मैसेज लोगों को, ये वैक्सीन ज़रूर करवाएं, ये ब्लेसिंग है आपकी बच्चियों के लिए। इसमें कोई खुदा न खासा साइड इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर में आपकी बच्चियों को एक मुहलिक कैंसर के अगेंस्ट बचा रही है। इसलिए इसको लगवाने में हेजिटेशन ना फील करें और इसको, इस मुहिम को फ़ायदा उठाते हुए इसको लगवाएं। कोई औरत इसका शिकार हो जाती है, क्या ये क्यूरेबल है या जस्ट मैनेजेबल है?
देखिए इसके ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि वो औरत डॉक्टर के पास किस स्टेज ऑफ डिजीज़ पे प्रेजेंट कर रही है। अगर तो वो अर्ली स्टेज है जिसमें अभी जस्ट प्री कैंसरस है, जैसे जिसमें डिस्प्लेजियास हैं, जब अभी सर जस्ट सेल्स एबनॉर्मल होने शुरू हुए हैं लेकिन कोई पेनिट्रेशन नहीं है, तो उसमें ये 100% क्योरेबल हो जाती है कि आप उसका वो लीजन जो है उसको निकाल देते हो, उसको कॉटरी के थ्रू निकाल देते हो, कॉम बायोप्सी के थ्रू निकाल देते हो, और अगर पेशेंट की फैमिली के थ्रू निकाल देते हैं, कोई डिफरेंट मेथड्स हैं। और अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है एंड शी इज़ अबाउट 40+45 ईयर्स, उसके बच्चे और उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो इवन हिस्टेक्टमी भी की जा सकती है टू अवॉइड कि कैंसर ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर पेशेंट एडवांस स्टेज पे आई है जिसमें कैंसर ने स्प्रेड कर लिया अपने आप को और वो बच्चादानी के मुंह से बच्चादानी के अंदर भी चला गया और साइड पे इतराफ में टिश्यूज़ में भी चला गया या पेल्विक की साइड वॉल तक चला गया, तो ऐसे में जो हमारी है उसमें 100% क्योर नहीं है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम उसको रेडिएशन दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, विद द पर्पस के हम जो उसकी लाइफ जितनी आसान कर सकते हैं और जितनी हम डिजीज़ का स्प्रेड फर्दर बचा सकते हैं वो बचा लें। बट मे बी वी मे नॉट बी एबल टू एरेडिकेट द डिजीज़ कम्प्लीटली। इसलिए इस तरह के कैंसर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट सबसे पहले प्रिवेंशन करे, जैसे आपने खुद कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता आपको कोई भी एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स जो आपकी रूटीन से हट के हैं, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें, मशवरा ज़रूर लें, एग्जामिन ज़रूर करवाएं, और फिर जो भी उसके साथ बेहतर ऑप्शन है वो उसको ऑप्ट ज़रूर करें। बाज़ का पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद एडवाइस लेने के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं, तो ये नहीं करना। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि इसकी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब भी कोई वैक्सीन आती है उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा र्यूमर्स शुरू हो जाती हैं। इसी तरह इस वैक्सीन के साथ भी शुरू हो गया है। तो जैसा कि कहते हैं कि ये लगवाएंगे तो बांझ पानी इनफर्टिलिटी जो है ना वो हो जाएगी और बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वैक्सीन के बारे में? देखें, हमारे मुल्क का एक अलमिया ये कि हमारा थोड़ा लिटरेसी रेट कम है, हम लोग उस तरह से ना पढ़ रहे हैं ना पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जब भी कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ आती है उसके अगेंस्ट हम मिथ लेके खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ मिथ्स हैं, ये सिर्फ बातें हैं और रूमर्स हैं। वैक्सीन आपकी बच्ची को कैंसर से बचा रही है। कैंसर एक जानलेवा मर्ज़ है और जब एक दफ़ा जान चली जाती है तो वो सिर्फ वो औरत या उसके बच्चे जो उस दुनिया में रह जाते हैं वो उनको पता है कि माँ की अहमियत क्या है। इसलिए इसको बिल्कुल लगवाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है जिससे आपकी बच्ची में कोई बांझपन या इनफर्टिलिटी आए, उससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे पोलियो के बारे में लोगों की बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि शायद पोलियो में मेल पोलियो एरेडिकेट नहीं हो पाया पाकिस्तान में, क्योंकि उनका ख्याल है कि शायद पोलियो में भी कोई इस किस्म की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी को प्रोवोक करते हैं या उसको लेके चलते हैं। और सिमिलरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में अब ये बच्चियों से रिलेटेड ऐसे रिस्क डाले जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लगनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम है, इसको बिल्कुल लगना चाहिए। और ये एक वो ब्लेसिंग है क्योंकि अभी मार्केट में ये उस तरह से फ्रीली अवेलेबल नहीं है। बल्कि मैं तो ये मैसेज दूंगी जो लोग 9 to 14 में इस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, वो तो ज़रूर लगवाएं। लेकिन वो बच्चियां जो अब 14 से अबव हैं और जो इस रेंज में नहीं भी आ रही, लेकिन अभी उनकी शादियां नहीं पेरेंट्स ने की हुई, उनको भी मार्केट से ख़रीद के भी अगर लगानी पड़ती है तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रिवेंशन है और इसको लगना। तो मैम ये वाली जो 19-14 एज ग्रुप के लिए आई है, ये क्या स्पेसिफिक उसी एज में ही लग सकती है क्या? इससे अबव एज में यही वैक्सीन है जो कि आपकी आगे और बाकी के एज ग्रुप में भी लग सकती है। बल्कि कनाडा में और बाकी जगहों में भागे तो लड़कों को भी वैक्सीन किया जा रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, क्योंकि ये जो है ये मैंने आपको जैसे कहा है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है। अब ये सर्वाइकल कैंसर करती है, लेकिन चूंकि मेल्स में वो ऑर्गन नहीं है इसलिए मेल्स में वो उस तरह का कैंसर नहीं कर रही होती, लेकिन वॉट्स कर सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सिंपल वॉट्स भी कर देते हैं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो कभी कभी पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे नीचे जेनिटल एरिया में छोटे छोटे मोके बन चुके हैं, और वो मौके बाज़ मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, एंड दैट इज़ अगेन ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो वो उनको लड़कों को भी उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन मिलती है और लड़कियों को भी फिर मिल जाती है अगर दोनों में मेल एंड फीमेल वैक्सीनेटेड है। इसलिए ये वैक्सीन सेम है। आपको इस एज ग्रुप में तो हम इस पर टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सली इसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई इस एज ग्रुप में फॉल नहीं कर रहा, उसकी एज थोड़ी बड़ी भी है लेकिन वो उस शादीशुदा नहीं है, तो वो बिल्कुल लगवा लें।
इवन शादीशुदा पेशेंट्स में भी किसी हद तक कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को आप इमीडिएटली एक्सपोज हो जाएं आफ्टर मैरिज। मे बी आफ्टर सम टाइम, ओवर द टाइम आपका एक्सपोजर हो, तो कोई भी वैक्सीन इसको लगवाने में कोई नुकसान नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे जब कोरोना आया था, कोरोना की वैक्सीन को भी कितना लोगों ने बात की थी और उस पर भी बहुत ज़्यादा मिथ्स आए थे, बट that was because of the deadly disease and that was irrespective of the male and female, तो उसको लोगों ने जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी दे दी। मुझे ये लगता है हमारा मुआशरा थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग मुआशरा है, जहाँ पे उन्हें लगता है ना कि जहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे मर रहे थे, वहाँ तो उन्हें लगा कि ये वैक्सीन ज़रा जल्दी अडॉप्ट कर दें। ये सिर्फ शायद फीमेल्स के लिए, इसलिए थोड़ा सा लोगों के लिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी लाना, स्पेशली बोथ फादर एंड मदर में लाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन इसको लगना चाहिए क्योंकि ये आपकी बेटी के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिफोर मैरिज, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या पार्टनर्स की पहले से टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है? हम नहीं कर सकते ऐसा टेस्ट, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर हमने कोई भी टेस्ट लेना है वो भी हमने बच्चादानी के मुंह से ही लेना है, वहीं से टेस्ट लेके भेजना। और जब तक अनमैरिड लड़कियां होती हैं, बिकॉज दे आर वर्जिन, हम उनका वहाँ से टेस्ट नहीं ले सकते। मेल का तो मेल का भी हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमें लगता नहीं है कि हम इस चीज़ को, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इस तरह से नहीं है, मेल्स की इस तरह से स्क्रीनिंग ना रिकमेंडेड है और ना ही इस पर अभी तक कोई बात हो रही है और ना ही है। सिंपली ये है कि फीमेल्स ही के साथ की जाती है क्योंकि वायरस वहाँ पे ही आके ग्रो करता है और वहाँ पे ही वो चलता है, तो वहीं से हम फिर टेस्ट लेते हैं। हर चीज़ के एक लेने का तरीका और टेस्ट है, तो इसमें अच्छा अब कुछ औरतें होती हैं शाय फील करती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाके क्या बात करें, तो वो अपने घरों में भी अपनी सेल्फ जो है सैम्पलिंग कर सकती हैं। मार्केट से आपको हाई विजाइनल स्वैब की किट मिल जाती है, आप उसको ले लें, या आपको ब्रश भी मिल जाते हैं जो कि इसके सैम्पलिंग टेकिंग ब्रश होते हैं, वो खुद अपनी सेल्फ वजाइनल एग्जामिनेशन करके भी वो लैब में भिजवा सकती हैं। एटलीस्ट टेस्ट हो जाएगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मरीज़ कहाँ खड़ा है और उसको कहाँ लेके जाना है। तो मैम, इज़ देयर एनी रोल ऑफ हाइजीन आल्सो इन सर्वाइकल कैंसर? हाइजीन का पार्ट बिल्कुल इस सेंस में है कि ये जो बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, फैंसी किस्म की चीज़ें, उनको अवॉइड करना चाहिए। लाइक कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ये कर रहे होते हैं, कुछ डिओड्रेंट्स सेंट्स आ जाते हैं, कुछ परफ्यूम्स आ जाते हैं, जैसे कुछ विजाइनल डूशिंग्स आ जाती हैं। ये वो सब चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंपल क्लीन वाटर से क्लीनिंग इज़ बेस्ट, या सिंपल कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इसको अवॉइड करना चाहिए। आपके कॉन्डोम्स, अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई डिस्चार्ज है तो सिंपली दे कैन यूज़ द कॉन्डोम्स, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, वो आपको अगेन इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो बेसिकली हमें ये सब चीज़ें, देखिए कोई भी एक चीज़ जो है वो सिर्फ एक वजह से नहीं होती, उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये वो पार्ट्स हैं जो कि हाइजीन एंड रिलेटेड, जो इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स हैं, जिनको हम अवॉइड कर लें तो हम इस कैंसर को कुछ ना कुछ मज़ीद प्रिवेंट कर सकते हैं। आखिर में आप औरतों के लिए एक पैगाम दे दें कि सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो इस वक्त जो अब अपनी अनमेरिड बच्चियाँ हैं, जो हमारी कल की यूथ है और जो कल की हमारी माएँ हैं, सबसे पहले तो उनकी प्रोटेक्शन की बात है, उनको वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर गवर्नमेंट के प्रोग्राम में आ रहे हैं तो वहाँ से, अगर नहीं आए तो ख़ुद ख़रीदें, अगर साहिब हैसियत हैं तो लिखवाएं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ये नहीं है। ठीक है। और तो तीसरी बात ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई अनयूजुअल साइन सिम्टम्स, जो कि हमने अभी बात की है, कोई डिस्चार्ज है, कोई स्पॉटिंग है, कोई इंटरमेंस्ट्रुअल, पोस्टमेंस्ट्रुअल, कोई किसी किस्म की स्पॉटिंग है, प्लीज़ उसको लेके घर में मत बैठे रहें, अपने आप को डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं, और चेक करवाने के बाद जो भी तरीका इलाज वो आपके लिए तजवीज़ करते हैं उस पर अमल ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप इलाज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा एपिसोड बहुत ही क्रूशल टॉपिक पे था, इस पे बात करना नहायत ज़रूरी था, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है ना
बच्चादानी के मुंह का कैंसर है, जो कि बच्चियों में जो इस पाकिस्तान में शरह बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन इसकी अब वैक्सीन आते ही इसके अगेंस्ट र्यूमर्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, ये क्वाइटली इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है। इसको अपनी बच्चियों को खुदा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को ज़रूर लगवाएं ताकि वो इस भयानक डिजीज़ से बच सकें और अपना फ्यूचर सेव कर सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।